Hello students, today we will discuss टिश्यू सिस्टम। पिछली क्लास में भी हमने टिश्यू सिस्टम के बारे में स्टडी की थी। टिश्यू सिस्टम तीन तरह के होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। पिछली क्लास में हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में अध्ययन किया था। आज हम ग्राउंड एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को स्टडी करेंगे। ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एपिडर्मिस के नीचे की परत से लेकर पित्त तक का जो रीजन होता है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन इसमें वैस्कुलर बंडल को इंक्लूड नहीं किया जाता है। वैस्कुलर बंडल के बाहर का जो रीजन होता है वो एक्स्ट्रा स्टीलर ग्राउंड टिश्यूज़ बनाते हैं और इनके अंदर का जो रीजन होता है वो इंट्रा स्टीलर टिश्यूज़ कहलाते हैं। रूट और स्टेम दोनों में ग्राउंड टिश्यूज़ को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, या तीन पार्ट मिलकर के ग्राउंड टिश्यूज़ को बनाते हैं। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पित्त और पित्त के साथ मेडुलरी रेज या मेडुला। कॉर्टेक्स, वल्कूट। वल्कूट स्टेम और रूट में स्टील के बाहर का रीजन कॉर्टेक्स कहलाता है, जो कि सबसे एपिडर्मिस के नीचे और एंडोडर्मिस के बाहर यानी बीच का जो रीजन है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। मोनोकोट प्लांट्स में वैस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू में या भरण ऊतक में बिखरे हुए पाए जाते हैं, जबकि डाइकोट्स में ये तीन पार्ट में डिवाइडेड रहता है, हाइपोडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें वैस्कुलर बंडल क्योंकि बिखरे हुए होते हैं, इसलिए कॉर्टेक्स को आप डिमार्केशन नहीं कर सकते, उसकी कोई सीमा या उसकी कोई परिधि नहीं होती है। जबकि डाइकॉट में वैस्कुलर बंडल क्योंकि एक रिंग में अरेंज होते हैं, तो रिंग में अरेंज होने के कारण सेंटर रीजन में पित्त होता है और वैस्कुलर बंडल्स के बाहर की तरफ कॉर्टेक्स रीजन होता है। कॉर्टेक्स रीजन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, हाइपोडर्मिस, सेंट्रल या जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस ये कॉर्टेक्स की सबसे बाहरी परत होती है जो जस्ट नीचे होती है एपिडर्मिस के। ये कॉलेनकाइमेटस और स्क्लेनकाइमेटस सेल से बनी हुई होती है। जनरली जो हाइपोडर्मिस होती है वो 3 से 5 परतों की बनी होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स जैसे कुकुरबिटा एंड कैजुराइना जो प्लांट हैं जिनमें जो स्टेम होता है वो ग्रूव्स एंड रिजेस वाला होता है, तो जो हाइपोडर्मिस है वो उभार वाले पोर्शंस में पाई जाती है। हाइपोडर्मिस में जो सेल्स होती हैं वो क्योंकि स्क्लेनकाइमेटस और कॉलेनकाइमेटस होती हैं, तो ये उस प्लांट पार्ट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करती हैं। इसके अलावा कभी कभी इस हाइपोडर्मल रीजन में क्लोरेनकाइमेटस सेल्स, जिसे हम हरित मृदुतक कहते हैं, वो भी पाई जाती हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है जनरल कॉर्टेक्स या मिडिल कॉर्टेक्स। मिडिल कॉर्टेक्स थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल से बना होता है, जिसमें अंतरकोशिकीय अवकाश या इंट्रासेलुलर स्पेसेस बहुत क्लियर नज़र आते हैं। ये जो कॉर्टेक्स होता है 3 से 4 परत इसमें क्लोरेनकाइमेटस सेल्स की भी प्रेजेंट होती हैं। इसमें लैटिसिफेरस सेल्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं कॉर्टेक्स रीजन में, रेजिन्स, वेसल्स, स्केलेट्स, टेनिन और स्टार्च जो संचय करती हैं वो कोशिका भी कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती हैं। एक्वेटिक प्लांट में एरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, वायु तक इसमें पाए जाते हैं कॉर्टेक्स रीजन में। रूट्स में के कॉर्टेक्स में लेयर्स बहुत अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि एपिडर्मिस के बाहर हाइपोडर्मिस और कॉर्टेक्स रीजन बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस होती है, जबकि स्टेम्स में ये रीजन कॉर्टेक्स रीजन छोटा होता है, 3 से 5 लेयर तक का इसमें कॉर्टेक्स रीजन पाया जाता है। लेकिन जो जड़ें होती हैं, जो मूल होती है, उसमें कॉर्टेक्स रीजन काफ़ी विकसित होता है। जड़ों में जो कॉर्टेक्स रीजन की सेल्स होती हैं वो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज रहती हैं पूरे उसमें, और मोस्टली जो कॉर्टेक्स का काम होता है वो भोजन संग्रह का ही कार्य कॉर्टेक्स की कोशिकाएं करती हैं। एरेनकाइमेटस जैसे जलीय पादों में भी हमने बताया एरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तो ये इसको तैरने में मदद करते हैं, इसको बायंसी को बढ़ा देते हैं। एंडोडर्मिस
जो इसका सबसे अंदर वाला सबसे भीतरी परत जो होती है वल्कुट की, वो एंडोडर्मिस होती है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो बैरल शेप्ड होती हैं। इसमें जो इसकी रेडियल वॉल्स होती हैं, ये एक दूसरे से सटी हुई एक स्तरीय कोशिकाएं होती हैं एंडोडर्मिस की। इनकी रेडियल और ट्रांसवर्स वॉल पर सुबेरिन और लिग्निन का डिपोजिशन होता है, तो एक बैंड्स के समान संरचना बन जाती है, जिन्हें कैस्पेरियन पट्टिका या कैस्पेरियन बैंड्स कहते हैं। कैस्पेरियन बैंड्स डाइकोट्स और जो अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें नहीं पाई जाती हैं कैस्पेरियन पट्टिका, लेकिन रूट्स में कैस्पेरियन पट्टिका बहुत क्लियर होती है मोनोकोट्स के। इसमें कुछ कोशिकाओं में स्टार्च पाया जाता है और ये बहुतायत से जब मिलता है तो पूरा एक शीट बना लेती है, जो स्टार्च शीट के रूप में जानी जाती है। कैस्पेरियन बैंड्स रूट्स में बहुत क्लियर होते हैं और ये मेटाजाइलम के जो ऑपोजिट एंडोडर्मिस होती है वहाँ पर कैस्पेरियन बैंड्स नहीं पाए जाते हैं। इनकी भित्ति जो होती है वो बहुत पतली होती है और इनको पैसेज सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल अंतःत्वचा एंडोडर्मिस और जो संवहन पूल के बीच का जो क्षेत्र होता है, जो बीच का रीजन होता है, वो पेरिसाइकल कहलाता है। इसमें इसकी सीमा निर्धारित होती है, बाहरी सीमा इसकी निर्धारित करती है, किसी भी विभज्योतक ऊतक की बाहरी सीमा को निर्धारित करती है। ये मृदुत्वकी कोशिकाओं की एकल परत से बनी होती है। कुछ पादपों की जड़ों में ये बहुस्तरीय भी या मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है। स्माइलेक्स जो एक प्लांट होता है उसमें पेरिसाइकल स्क्लेनकाइमेटस होती है। पेरिसाइकल का काम होता है सेकेंडरी और लेटरल जो रूट्स होती हैं उनकी ओरिजिन पेरिसाइकल से होता है और बहुत से प्लांट्स में फैलोजन या काग एधा की उत्पत्ति भी परिरम से ही होती है। पित्त सबसे सेंट्रल रीजन जो होता है, तने और जड़ का जो सेंटर पार्ट होता है वो पित्त कहलाता है। मोस्टली जो पित्त की सेल्स होती हैं वो मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स मृदुत्वकी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। डाइकोट में जो पित्त होता है इसमें संवहन ऊतक एक वलय में व्यवस्थित होते हैं, जबकि मोनोकोट्स में पित्त नहीं पाया जाता है। इसमें वैस्कुलर बंडल पूरे भरण ऊतक में या ग्राउंड टिश्यूज़ में बिखरे हुए पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं में टैनिन और रेजिन का संचय होता है। पित्त की कोशिकाएं संचय का कार्य करती हैं। लास्ट है मेडुलरी रेज। अगर इनमें मेडुलरी रेज जब बनती हैं तो डाइकोट्स प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं उनमें क्योंकि वैस्कुलर बंडल एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं तो उनके बीच की जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं वो मेडुलरी रेज या मज्जा किरणें कहलाती हैं, जो रेडियली इलोंगेटेड रहती हैं। फंक्शन ऑफ ग्राउंड टिश्यू, भरण ऊतक का क्या काम है? जैसा कि हमने बताया इसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, कॉलेनकाइमेटस सेल्स होती हैं और स्क्लेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स का कार्य भोजन संचय का कार्य करती हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स इनमें क्लोरेनकाइमा टिश्यूज सेल्स पाई जाती हैं। हरित मृदुतक इनमें पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, भोजन निर्माण का कार्य करती हैं। कॉलेनकाइमा की सेल्स टेंसाइल स्ट्रेंथ देती हैं प्लांट को, फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं उस प्लांट पार्ट को। और स्क्लेनकाइमेटस सेल्स जैसे कि दृढ़ कोशिकाएं हैं, ये उस पादप भाग को मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं और स्टोर का भी ये काम करती हैं। इस डायग्राम में डाइकोट और मोनोकोट स्टेम का टीएस दिखाया गया है। इसमें आप देखिए जो डाइकोट स्टेम है इसमें वैस्कुलर बंडल एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं। आपको यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे हैं। पूरा जब गोला बनाते हैं तो इस रिंग में वैस्कुलर बंडल्स व्यवस्थित रहते हैं, जबकि मोनोकोट्स में आप देखिए ग्राउंड टिश्यू में वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए अवस्था में पाए जा रहे हैं। इसमें कोई पित्त रीजन, बहुत डिमार्केशन पित्त रीजन का नहीं है, जबकि डाइकोट में नीचे नीचे आपको पित्त की मृदुत्वकीय कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, संवहनी ऊतक तंत्र।
संवहन ऊतक तंत्र, जिसमें हम जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यूज़ होते हैं उनको स्टडी आपने किया हुआ है कि ये मिलकर के संवहन का कार्य करते हैं। तो वैस्कुलर जो टिश्यूज़ होते हैं ये, और इनके बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम पाई जाती है, ये सब मिलकर के वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत रखे गए हैं। वैस्कुलर बंडल्स अलग अलग प्लांट पार्ट्स में अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे रेडियल वैस्कुलर बंडल जड़ों में पाया जाता है। इसके अलावा कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल है, कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल है। तो रेडियल वैस्कुलर बंडल अरीय वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। कॉन्जॉइंट संयुक्त वैस्कुलर बंडल होते हैं जो दो तरह के होते हैं, समपार्श्वीय और समपार्श्विक और द्विपार्श्विक, समद्विपार्श्विक इसको कहेंगे बाइकोलेट्रल को। कॉन्सेंट्रिक संकेंद्रीय पूल होते हैं जो दो तरह के होते हैं, एम्फीवेसल एंड एम्फीक्राइबल। इस डायग्राम में हम आपको बताएंगे कि डिफरेंट तरह के वैस्कुलर बंडल इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें रेडियल अरेंजमेंट दिया गया है वैस्कुलर बंडल का, जो मोस्टली रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। रेडियल वैस्कुलर बंडल इसमें आप देखिए फर्स्ट डायग्राम में जो फ्लोएम और जाइलम है वो अलग अलग रेडियस पर दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग पूल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। पहले फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, ऐसे करके बीच बीच में इसमें ये सेपरेट है नॉन वैस्कुलर टिश्यूज से। तो जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे उपस्थित होते हैं तो इन्हें रेडियल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। अलग अलग त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं तो इन्हें रेडियल वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम के नंबर्स के आधार पर इनको डाईआर्क, ट्राईआर्क, टेट्रार्क, जैसे आप इसमें देख रहे हो 4 फ्लोएम है 4 जाइलम है तो ये टेट्रार्क हो गया। अगर 2 फ्लोएम 2 जाइलम तो डाईआर्क, 3 है तो ट्राईआर्क, और 4 से ज़्यादा होते हैं तो इन्हें पॉलीआर्क वैस्कुलर बंडल कहते हैं। डाइकोट्स में मोस्टली जाइलम और फ्लोएम का नंबर 2 से 6 होता है, जबकि मोनोकोट में ये 8 से 20 तक होता है। सेकेंड आपको दिए हुए कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल, सन केंद्र की, यानी इसमें जाइलम और फ्लोएम में से एक सेंटर में होगा और दूसरा उसको घेरे हुए होता है। कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल ये क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल होते हैं क्योंकि इसमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती है। एम्फीवेसल, फर्स्ट वन है एम्फीक्राइबल। एम्फीक्राइबल वैस्कुलर बंडल में आप देखिए जाइलम सेंटर में है और उसके आसपास फ्लोएम से उसको घेरा हुआ है। ये स्लेजिनेला में ऐसा वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। दूसरा है एम्फीवेसल, जिसमें जाइलम बाहर है परिधि की ओर और फ्लोएम सेंटर की ओर है। ये मोस्टली ड्रेसिना और युक्का में प्रेजेंट होते हैं ऐसे वैस्कुलर बंडल। नेक्स्ट नीचे जो वैस्कुलर बंडल्स दिखाए गए हैं वो है कोलैटरल वैस्कुलर बंडल। कोलैटरल वैस्कुलर बंडल दो तरह के कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल ये दो तरह के होते हैं, कोलैटरल वैस्कुलर बंडल एंड बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल। कोलैटरल वैस्कुलर बंडल अगेन 2 टाइप्स के होते हैं। आप देखिए कोलैटरल वैस्कुलर बंडल अगेन 2 टाइप के हैं, कोलैटरल क्लोज्ड एंड कोलैटरल ओपन। कोलैटरल वैस्कुलर बंडल जो क्लोज्ड होते हैं उसमें फेसिकुलर कैम्बियम जो होती है वो क्लोज वैस्कुलर बंडल में एब्सेंट होती है, जबकि जो ओपन वैस्कुलर बंडल होते हैं उनमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है। इसके अलावा सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि जब कैम्बियम क्लोज वैस्कुलर बंडल में जब कैम्बियम नहीं दिख रही है, इसमें आप देखिए ओपन वैस्कुलर बंडल में बीच में एक प्लेन रीजन दिखा रखा है फ्लोएम और जाइलम के बीच में, दैट इज कैम्बियम। तो अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और जिन प्लांट्स में फॉर एग्जांपल मोनोकोट स्टेम जो होते हैं वो क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स होते हैं तो उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। तो कोलैटरल वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होते हैं। फ्लोएम बाहर की ओर, जाइलम अंदर की ओर होता है, सेंटर की तरफ, पित की तरफ जाइलम होता है, बाहर की तरफ फ्लोएम होता है। अगर इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये ओपन वैस्कुलर बंडल्स होंगे, और अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो ये क्लोज वैस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। क्लोज वैस्कुलर बंडल मोनोकोट्स में पाए जाते हैं और इनमें वैस्कुलर बंडल ये बंडल शीथ से एनक्लोज रहते हैं, जो क्लोज वैस्कुलर बंडल होते हैं। और ये जो बंडल शीथ होती है ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज की बनी हुई होती है, जबकि ओपन वैस्कुलर बंडल में जो कैम्बियम होती है प्रेजेंट होती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जो कि इन वैस्कुलर बंडल्स के डायमीटर को बढ़ा देती है। ऐसे वैस्कुलर बंडल हेलियांथस प्लांट में
पाए जाते हैं। फिर है बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल। बाइकोलेटरल में क्या है, बीच में जाइलम है, फ्लोएम बाहर भी है और अंदर भी है, और जाइलम के दोनों तरफ कैम्बियम है, आउटर कैम्बियम और इनर कैम्बियम। तो ये हो गया सम द्विपार्श्वीय बाइकोलेटरल, जिसमें जाइलम के बाहर की ओर तो फ्लोएम होता है कोलेटरल में, लेकिन अगर अंदर की तरफ भी फ्लोएम है तो वो बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। ऐसे वैस्कुलर बंडल कुकुरबिटा प्लांट में पाया जाता है। साइड में आपको दो डायग्राम्स और दिखाए गए हैं, एंडार्क और एग्जास्ट पोजीशन। ये मैंने आपको जब प्लांट टिश्यू पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ जब आपको पढ़ाए थे, जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू जब पढ़ाए थे, तो उसमें बताया था कि जो जाइलम होता है वो दो तरह का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जब प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होता है तो वो एंडार्क पोजीशन है, और अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है तो वो एग्जास्ट पोजीशन बनाती है। रूट्स में एग्जास्ट पोजीशन पाई जाती है, जबकि स्टेम्स में मोस्टली एंडार्क पोजीशन पाई जाती है। तो दिस इज़ द फंडामेंटल एंड vascular tissue system. That's it. Thank you.